हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सम्मिलित है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप रीजनिंग सब्जेक्ट को बेहतर बना सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप इससे पहले के सारे वीडियो भी विजिट कर सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। पहला प्रश्न देखिए, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? ये क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। इसको किस प्रकार बनाएंगे देखें। हमें यहाँ पर देखो, ये कोई चींटी का एक पॉइंट ले लो। ये चींटी पहले 3 मीटर चली, 3 मीटर आपने इसको चला दिया। यहाँ चलने के बाद यहाँ रुकती है और बोला है कि फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। ये आप एक वृक्ष बना दो 4 मीटर ऊंचा, जो इससे 3 मीटर से थोड़ा सा ऊपर है। कितना है ये है 4 मीटर। क्या बोला है? वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब इसका मूल स्थान कौन सा है? ये इसका मूल स्थान है। यहाँ से वो कितनी दूर है? यहाँ पर। तो दूरी ऐसा होता है जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। आप कभी भी उसके रास्ते से माप नहीं सकते। आपको एक दूरी बताना है जो डायरेक्ट आप ये वाली दूरी बता सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो एक कोण बन रहा है जो कि 90 डिग्री का कोण बनता है। और इस हिसाब से शायद आपको ये ध्यान आ गया होगा कि ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण हुआ। अब इसे हमको यहाँ पर दूरी निकालना है ये वाली, तो हम ये पाइथागोरस प्रमेय से इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि ये जो कर्ण है, ये कर्ण निकालना है, तो आपको यहाँ पर कर्ण का वर्ग लिखना है। बराबर क्या आएगा? जो भी लंब है, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग निकालना होगा। तब जाके आप इन दोनों को जोड़ोगे और आपका कर्ण निकल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि कर्ण निकालने के लिए हमको यहाँ पर लंब कितना दिया है? 4 मीटर का आप वर्ग करो। उसके बाद यहाँ पर बोला है आधार 3 मीटर, 3 का आप वर्ग करो। देखो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पे 4 चौक 16 और यहाँ पर 9। यहाँ पर कर्ण जो इस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है, आप यहाँ पर देखोगे कि कर्ण में यहाँ पर वर्ग है। जब वर्ग हटता है तो पक्षांतर के इधर यहाँ पर वर्गमूल लग जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर 16 और 9 कितना है? ये हुआ 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल होता है 5। मतलब कि यहाँ पर कर्ण कितना है? 5 मीटर। इसका उत्तर क्या आएगा? 5 मीटर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। ऑप्शन बी इज़ राइट। ऐसे क्वेश्चन से हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमको 70% नहीं बनते और हम डर के कारण छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वाकई में समझे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ पर आपको 2 पैटर्न दिए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ये दिया गया है ए, ये बी और सी, ये तीनों पोर्शन दिए गए हैं। 1 2 3 ये तीनों पोर्शन दिए गए हैं। हमको यहाँ पर इसको समझना है कि इसमें क्या रणनीति अपनाई गई है, क्या ये रणनीति यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अगर इन दोनों में अप्लाई हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर भी वही रणनीति अप्लाई होगी, और ये हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। हम इस अप्रोच को समझते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। चलिए हम समझ रहे हैं। यहाँ पर समझो कि यहाँ पर ये है बड़ी वैल्यू। अब ये बड़ी वैल्यू इन चारों से मिलकर बनी होगी, बिल्कुल बनी होगी। इन चारों में ऐसा क्या लॉजिक लगाया होगा कि 28 वैल्यू आ गई। ठीक है, हम इन चारों वैल्यू को जोड़ घटाव गुणा भाग साम दाम दंड भेद से समझते हैं कि यहाँ पर 28 लिखा तो कैसे लिखा होगा हम देख रहे हैं। यदि मैं कहूँ कि इन दोनों वैल्यूओं का अगर इसने गुणा किया होगा, इसने अगर गुणा किया है तो यहाँ पर क्या बन गया इसका? 8 गुणा 4 32 हो रहा है, और यहाँ पे 5 दिया 15 हो रहा है। ठीक है, अब 15 और 32 को आप घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर 17 आ रहा है। अब यहाँ पे 17 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 28 लिखा है। 17 का डबल भी नहीं है। 17 दूनी 34 हो रहा है। ठीक है, तो ये तरीका तो हुआ गलत। हम इसको यहाँ पर हटा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर अप्रोच काम नहीं दे रही है। अब हमें क्या करना है? हम यहाँ पर देखेंगे कुछ और। हम एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है? ये 12 है। और यहाँ पे देखो 8 पंजे 40, 40 और 12 का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 28। ठीक, ये 28 आ रहा है। हम समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा।
हम अभी धारणा नहीं बना रहे हैं, हम इसको यहाँ अप्लाई करें। हम यहाँ देखते हैं इसका क्या बन रहा है, 7 दूना 14 और ये 6 पंजा 30। इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो 30 में से 14 गए तो कितने बचेंगे, 20 और 4 गए तो यहाँ पर 16, मतलब कि बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब यही अप्रोच बन रही है। इन दोनों अप्रोच को हम यहाँ पर थर्ड में लागू कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करा, क्या आया 25। उसके बाद क्या आया, ये यहाँ पर 36 आया। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 36 में से 25 गए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11 बच रहा है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या आएगा, 11। डेट मीन्स हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है। जिस प्रकार यहाँ पर ए जेड बी का संबंध सी वाई डी से है, उसी प्रकार हमको ई एक्स एफ का संबंध यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। यहाँ हमें करना क्या है, देखो यहाँ ए जेड बी बना है, क्या सी वाई डी, मतलब कि ए बी सी डी सीधे चल रहा है। तो यहाँ पे इसमें क्या बनेगा, ई एक्स एफ, मतलब ई के बाद एफ आ गया, एफ के बाद क्या आएगा जी और एक छोड़ के एच। अब देखो यहाँ पे जेड आ गया, यहाँ वाई आ गया, यहाँ एक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा डब्ल्यू, क्योंकि ये एक अंक पीछे हो रहा है। तो यहाँ पर जी डब्ल्यू एच बनेगा। डेट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। 5 के पीछे कौन सा नंबर होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो जब किसी भी यहाँ पर पासे के डायग्राम में एक नंबर कॉमन होता है तब क्या उत्तर आएगा, यहाँ पर समझो, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 3। जब भी किसी भी डायग्राम में पासे में एक नंबर कॉमन होता है, जैसे यहाँ पर एक नंबर कॉमन है, तो उसको आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले इस पैराग्राफ को, इस डायग्राम को उठाते हैं, यहाँ पर लिखा है 3 और फिर यहाँ से क्लॉकवाइज घूमो आप 1, फिर यहाँ पे क्या है 2, आप नोट कर लो। उसके बाद जो कॉमन है वहीं से हमें आगे बढ़ना है। पहले लिखो यहाँ पर 3, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ पे फिर क्या आएगा 6। अब देखो यहाँ पर कौन सा नंबर गायब है, एक पासे में होते हैं 1 से 6 नंबर, 4 नंबर यहाँ पर गायब है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर किसी भी एक 3 को हटा के यहाँ आप लिख सकते हैं 4। चाहे आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा क्वेश्चन जिस प्रकार कहा गया है कि यहाँ 5 के पीछे कौन सा आंकड़ा होगा या कौन सा नंबर होगा, 5 के पीछे कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से 5 के पीछे एक नंबर होगा। मतलब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से यदि बोला जाए कि 2 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 2 के पीछे 6 होगा या फिर 6 के पीछे 2 होगा। और यहाँ पर बोला जाए कि 4 के पीछे कौन सा नंबर होगा, तो 3 के पीछे 4 होगा या 4 के पीछे 3 होगा, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाई करना है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके लिए पर्टिकुलर टॉपिक की सीरीज़ भी अपलोड करूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसको आप थोड़ा सा स्वाइप करोगे तो आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। आप प्लीज़ आप हाइप के ऑप्शन को क्लिक करके क्रेडिट प्रोवाइड करें, क्योंकि क्रेडिट से ये मिलेगा कि आपकी तरह और भी जो बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाएगा और थोड़े से इस वीडियो को भी सपोर्ट मिलेगा, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप मेरे को थैंक यू बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करें ताकि नए बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। जिस प्रकार 125 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार 64 का संबंध है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करना है। हमें यहाँ पर लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर 125 5 बना रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर 64 क्या बनाएगा, ये हमें फाइंड करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 125 है इसका अगर हम घनमूल निकालते हैं तो ये 5 मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 5 का क्यूब किया तो 125 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर जो 64 लिखा है, 64 का आप क्यूब करोगे, यहाँ पर क्यूब रूट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आप 4 का क्यूब करते हो तो यहाँ पर 64 आ जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 64 का जहाँ पर उत्तर 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। यदि भाग का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है घटाव और जोड़ का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित का अर्थ क्या होगा, मतलब इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है आप यहाँ पर लिख लो, 20 + 4
गुणा 6 माइनस 5 भागित 7, इसका आंसर लाना है। जैसा बोला गया वैसा हम सोल्व करेंगे। यहाँ लिखा 20, यहाँ पर प्लस का मतलब है भाग, हम लगाएंगे यहाँ पर भाग का चिन्ह। हमने भाग का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है 4, और यहाँ पर है गुणा। गुणा कहाँ है, यहाँ पर गुणा ये रहा। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है यहाँ पर माइनस, हम यहाँ पर लगा रहे हैं माइनस। हमने यहाँ लिखा 6। अब देखो यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या होना चाहिए, माइनस का अर्थ है यहाँ पर प्लस, हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर भाग का मतलब यहाँ पर क्या बताया है, भाग का मतलब यहाँ पर गुणा बताया है, हमने लगाया यहाँ पर गुणा, और बस इस प्रकार से हमें इसे सोल्व करना है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले भाग सोल्व करो। 4 पंजे 20, मतलब आया यहाँ पर 5, ठीक है। प्लस का है -6 प्लस 5 गुणा 7, बस आप पहले गुणा करो। आप यहाँ 5 7 35 लिखेंगे, आप यहाँ पर प्लस लगाओ, माइनस का 6 और यहाँ पर प्लस का 5। आप प्लस की वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ लीजिए। आप लिखो यहाँ पर 40 में से आप 6 घटा दो तो आपके पास यहाँ पर 34 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। निम्न में से दर्पण प्रतिबिंब बताइए। हमें क्या करना है, ये जो इमेज दे रखी है इसके माध्यम से हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब कहे तो आप ध्यान रखना आपका जो मिरर है वो हमेशा दीवार पर रहता है, ठीक है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना कि हम जब भी तैयार होते हैं तो दीवार के सामने ही खड़े होकर तैयार होते हैं। तो आपको मिरर हमेशा इस तरह से इस एंगल में बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना है। हमें क्या करना है, हमें इस डायग्राम को समझना है कि यहाँ पर मिरर किस प्रकार होगा। जैसे देखो ये जो मिरर है तो मिरर के पास यहाँ पर एल साइज में ऐसी डंडी बनी है। मैं आपको बता दूँ ये मिरर है तो एल साइज में इस प्रकार से ऐसी डंडी बनी है। यहाँ पर गोला है जो कि पूरी तरह से भरा है और यहाँ 2 गोले हैं इस प्रकार से। तो जब मिरर में आएंगे तो मिरर के पास जो चीज़ बनी है वही रहेगी। मतलब कि मिरर के पास ये डंडी है तो आप इस डंडी को इस प्रकार से खड़ी बना दो, एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे और इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक स्पॉट है यहाँ, तो हमें भी यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बनाना होगा और ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब इस प्रकार से डायग्राम कौन सा आपको नज़र आ रहा है, जो 3 गोले रहेंगे और मिरर के पास में लाइन रहेगी। मतलब कि देखो ये तो चारों तरफ लाइन है, 1 2 3 4। अब देखो कि ये बीच में गोला ब्लैक कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गोला ब्लैक है वो सिर्फ एक ही जगह है। यहाँ पर देखो, यहाँ आप जो देख पा रहे थे ये सिर्फ एक ही जगह, बाकी ये दोनों खाली है। तो जो 2 खाली है वो कहाँ पर है, ये आइट साइड है। मतलब कि यहाँ पर ये दोनों भरे हुए हैं, मतलब कि ये आकृति नहीं होगी और यही आकृति हमारी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन डी मतलब कि बी आंसर हमारा सही उत्तर होगा। अब इस क्वेश्चन को समझिए। अलग अलग ऊंचाई वाले 5 बच्चे कौन कौन, KLOMN, इनका एक समूह है जिसमें K सबसे लंबा है जबकि L सबसे छोटा है। O उस समूह का दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है और M N से लंबा है। उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है ये आपको बताना है। देखो ये तार्किक क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना सीख गए मतलब कि आपको रीजनिंग बहुत ही शानदार तरीके से आने लग गई। अब देखो यहाँ पर जो बोला गया उस पॉइंट को हम सबसे पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम इस सीरीज़ को बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो K है, K सबसे लंबा है। तो K है ना, सबसे आप ऊपर बनाओगे, है ना, सबसे टॉप पर K रहेगा। फिर क्या बोला है, जबकि L सबसे छोटा है, मतलब कि यहाँ पर 5 बच्चों में 5वें नंबर पर कौन रहेगा, L रहेगा। चलो इतना तो पता चल गया। तो आप इसको ऐसा फिट कर लो, K यहाँ आ जाएगा और L आप सबसे नीचे 5वें नंबर पर क्या रखोगे, आप यहाँ पर L रखोगे। ये है फर्स्ट नंबर पर। अब आपके पास 2 3 4 3 आंकड़े फिल करना है। अब क्या बोला गया है, O उस समूह का दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है। तो पहला सबसे छोटा व्यक्ति तो ये हुआ, मतलब दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति O चौथे नंबर पर आएगा। इतना पता चल गया। अब 2 और 3 में डिसाइड करना है। M N से लंबा है, मतलब कि यहाँ पर M जो भी व्यक्ति रहेगा वो N से लंबा है, मतलब बड़ा रहेगा, मतलब कि N उसके नीचे आएगा। मतलब हमें ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये, बाकी ये पैटर्न फॉलो होगा। अब क्वेश्चन क्या कहा है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। अब आप ही इसका आंसर दोगे कि उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है ताकि नए बच्चे भी आपके कमेंट से अपने आंसर को मैच कर सकें, ठीक है।
उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है, आप यहाँ पर बताएंगे। एक और नया टाइप देखिए, जैसे ये लिखा है DLMZB और के 6 दोस्त है। भार मापक पर प्रत्येक का भार अलग अलग है। M केवल 2 मित्रों से भारी है और B केवल D से हल्का है, मतलब केवल D से हल्का है मतलब कि D के अलावा सभी से भारी है। लेकिन K से निकटतम भारी है, मतलब K से थोड़ा सा भारी है। Z M से हल्का है लेकिन सबसे हल्का नहीं है। K कितने मित्रों से भारी है, ये आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास शार्प माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखो, एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे कि हमको यहाँ पर कौन कौन से की पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, कहा यह गया है कि भार मापक पर प्रत्येक का भार अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गया, सबका भार अलग अलग है। अब देखो पॉइंट कहा गया है कि ये जो M है ये केवल 2 मित्रों से भारी है, केवल 2 मित्रों से, मतलब कि M 2 मित्रों के ऊपर आएगा क्योंकि 2 मित्रों से भारी है। जो भारी है हम उसको ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर कि ये जो B है ये केवल D से हल्का है। क्या बोला, B है ना, केवल D से हल्का है, मतलब कि D सबसे ऊपर है और इससे ही हल्का है कौन, B। बाकी सबसे भारी है, मतलब कि अब जो भी मेंबर आएंगे वो सब इसके नीचे आएंगे। कहने का मतलब ये है, मतलब कि ये B केवल D से हल्का है, तो D के ही तो नीचे लिखा है, केवल D से ही हल्का है, बाकी सबसे भारी है क्योंकि सबसे ऊपर है लेकिन D से नीचे है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, कहा गया है कि D जो B है वो D से हल्का है केवल, लेकिन K से निकटतम भारी है, मतलब कि K से थोड़ा सा ही भारी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ B के नीचे क्या आएगा, K आएगा, क्योंकि निकटतम भारी बोला ना, निकटतम भारी है मतलब कि उसके थोड़ा सा ही भारी है, मतलब थोड़ा सा भी हो मतलब कि उससे तो ऊपर ही हुआ ना। यही बात हमको यहाँ पर पता चल गया क्योंकि ये निकटतम भारी है, ये आ गया। अब देखो अगला पॉइंट क्या बोला कि ये जो Z है ये M से हल्का है। Z M से हल्का है मतलब कि जहाँ भी M है उसके नीचे Z आएगा, लेकिन क्या बोला गया है, लेकिन सबसे हल्का नहीं है, अर्थात सबसे हल्का तो नीचे वाला पॉइंट है। कौन सा वाला, ये वाला, ये सबसे हल्का वाला है। यहाँ पर बोला गया है कि Z M से हल्का है लेकिन सबसे हल्का नहीं है, मतलब कि M से हल्का है, मतलब कि M जहाँ पर लिखा है उसके नीचे थोड़ा सा Z आएगा, लेकिन सबसे हल्का नहीं है। अगर सबसे हल्का होता तो फिर यहाँ आता ना, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सबसे हल्का नहीं है, थोड़ा सा ही हल्का है, ये यहाँ पे लिखा है। अब इसके नीचे सिर्फ एक जगह खाली रह गई, बस अब हम इसको अरेंज करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बोला है कि B केवल D से हल्का है, तो D सबसे ऊपर आएगा और B आएगा उसके नीचे। उसके बाद यहाँ पर 4 मेंबर बच रहे हैं। अब 4 मेंबर देखो, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर B के बाद K आएगा क्योंकि थोड़ा सा निकटतम भारी है, तो यहाँ पे आ गया K। अब क्या आएगा, देखो अब यहाँ पर आएगा, जो देखो यहाँ पे हमने K लिख दिया। अब हमारे पास कितनी संख्या खाली रह गई, 1 2 3, बस इसको फिल करो। तो M के नीचे Z आएगा, M के नीचे आप Z ले आओ, और Z के बाद ये सबसे हल्का तो है ही नहीं, ये बोला गया सबसे हल्का नहीं है, मतलब जो बच रहा है वो सबसे हल्का है। आप बताओ यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो D हो गया, B हो गया, K हो गया, M हो गया, Z हो गया, मतलब यहाँ आएगा L। बस ये सीरीज़ आपने सोल्व कर ली। अब बोला क्या गया है, K कितने मित्रों से भारी है, तो ये जो K मेंबर है कितने मित्रों से भारी है, 1 2 3, मतलब कि ये 3 से भारी है, 3 लोगों से भारी है। तो आप यहाँ पर आपका सही उत्तर लिखोगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर A, 3 लोगों से भारी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और आपको ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को समझो। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, मतलब कि आपको इन सब को पढ़ना है और अल्फ़ाबेटिक क्रम में इसको जमाना है, जिसमें आपको बताना है कि चौथे स्थान पर सबसे लास्ट में कौन सा यहाँ पर शब्द आएगा। चलो हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर लिखा है संस्कृत और यहाँ पर इसकी स्पेलिंग कुछ इस प्रकार है और इसी प्रकार से चारों स्पेलिंग है। अब देखो सब जगह यहाँ पर SAN तो कॉमन है, तो आप 3 ये डिजिट तो देखो ही मत। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है S, पहले में S लिखा है, उसके बाद A लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है C, और दोनों में C लिखा है। ठीक है, तो S पहले आएगा या A आएगा, पहले आएगा A वाला, मतलब कि पहले आएगा B वाला फर्स्ट। ठीक है,
उसके बाद सेकंड क्या आएगा, सी सेकंड यहाँ पर होना चाहिए दो में से एक, क्योंकि एस तो बाद में आता है सी के बाद में। तो देखो सी के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर में टी है और यहाँ पर भी टी है, मतलब कि अभी भी हम क्लियर नहीं कर सकते। यहाँ पर आई लिखा है, उसके बाद यहाँ पर भी आई है, उसके बाद यहाँ फिर से टी है, लेकिन यहाँ पर ओ है। हमको ये समझ में आ गया कि टी से पहले ओ आता है, मतलब कि पहले यहाँ पर दोनों में से कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, फोर्थ वाला। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी। बी के बाद डी वाला नोट होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद कौन सा होगा, सी वाला, क्योंकि डी के बाद ही सी वाला होगा, क्योंकि दोनों तो सी की कैटेगरी में है। तो फिर सी लिखोगे और सबसे लास्ट में रहेगा यहाँ पर ए। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन बना सकते हैं और इस प्रकार से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये चौथे स्थान पर आएगा। अल्फ़ाबेटिक क्रम में इस प्रकार से जमाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। प्रॉपर्टी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने वर्णाक्षरों में है। मतलब ये बोला गया है कि यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी, PROPERTY, ये लिखा है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्ण अक्षरों में, मतलब कि अल्फ़ाबेट ABCD में जितने क्रम में अक्षर होते हैं उतने क्रम में यहाँ पर कोई युग्म है क्या, ये हमको फाइंड करना है। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आपको करना है। यदि इंटरेक्शन बनाना है तो कुछ चीज़ें मेरे को बताना होगी, कुछ चीज़ें आपको बताना होगी। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको ही करना है। जैसे कि एक युग्म ये है, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आ रहा है, मतलब कि एक ही स्पेस खाली है जो कि ये डिजिट आता है, मतलब कि तीसरे नंबर में तो यही है, मतलब कि ये एक युग्म है। PR वाला एक युग्म बना रहा है। ऐसे कितने युग्म होंगे ये आपको सर्च करके बताना है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं वही ऑप्शन सही है, हो सकता है कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको, यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दें, ताकि दूसरे बच्चे आपके आंसर को मैच कर सकें। आपको यहाँ पर ये होमवर्क है, आपको लिखना है होमवर्क। एक घड़ी में 4:30 हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा मैप बनाना पड़ेगा, मतलब कि आपको घड़ी बनाना पड़ेगी। और घड़ी से पहले भी आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखो ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। हमें बता दो, आपका जहाँ भी पूर्व रहेगा उसके अपोजिट हमेशा ही पश्चिम होता है, ठीक है। और पश्चिम के क्लॉकवाइज अगर घूमोगे आप तो आपको हमेशा उत्तर ही दिखेगा। और जब अगर आपने उत्तर को फाइंड कर लिया तो उत्तर के अपोजिट में यहाँ पर दक्षिण होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमें बनाना है 4:30। पहले एक छोटी सी घड़ी बनाओ, समझो ये घड़ी है। आप यहाँ एक पॉइंट रखो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर है 12। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ 4:30, यहाँ पर मिनट वाली सुई सीधे ही नीचे होती है, ठीक है। ये यहाँ पर 4:30 हो गया। अब यहाँ पर आप छोटी सुई को इस प्रकार बना दोगे, क्योंकि छोटी सुई 4 पर होना चाहिए, 4 के आसपास, और बड़ी सुई 6 पर होना चाहिए। अब बोला ये गया कि मिनट की सुई पूर्व की ओर है। यदि मैं पूर्व नीचे की ओर बनाता हूँ, इधर पूर्व बनाया इसने जैसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, मैं प्लस बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पूर्व बनाया। जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्व अगर नीचे की ओर बना है तो उसके अपोजिट हमेशा ही क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। और पश्चिम के बाद मैंने बताया था कि देखो यहाँ पर पश्चिम के क्लॉकवाइज चलेंगे तो उत्तर आता है, तो पश्चिम के क्लॉकवाइज चला तो यहाँ पर क्या आया, उत्तर, और उत्तर के अपोजिट हमेशा ही दक्षिण आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि घंटे की सुई किस दिशा में है। घंटे की सुई कौन सी है इसमें से, देखो यहाँ पर घंटे की सुई ये वाली है, मतलब कि ये यहाँ एंगल अगर बन रहा है, पॉइंट बन रहा है, तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से आप प्लस बनाओ तो ये है ना, इधर इस साइड में नहीं है इसका मुंह, ये लगभग नीचे की ओर इस प्रकार है, तो ये लगभग मैं बोल सकता हूँ ये इस प्रकार है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं। अब देखो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है जो दोनों से मिलकर बनी होती है, और वो है उत्तर पूर्व। मतलब कि यहाँ पर जो बीच वाली दिशा है ये उत्तर पूर्व बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं पूर्वोत्तर, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं। मतलब आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इस प्रकार से हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा। इस क्वेश्चन को समझो। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। मतलब सूरज उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको निकालना है। हम इसको धीरे से सोल्व करते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या बोला सुरेश ने? सुरेश ने कहा कि वह कौन? लड़का। तो आप वो लड़का बनाओ, आपने लिखा यहाँ पर बॉय। ठीक है, वह मतलब कि ये है, इसकी बात हो रही है। क्या बोल रहा है कि मेरी माँ, मतलब सुरेश, आप लिखिए सुरेश। सुरेश की माताजी बनाओ आप। सुरेश की माताजी आपने लिखा एम, ये है मदर। माइनस लगाओ, फीमेल है, माइनस लगा दिया। बोला ये गया है कि मेरी माँ के इकलौते बेटे। अब इनकी माँ का इकलौता बेटा और कौन होगा जब वह खुद ही हो रहा है, उसकी खुद की बात हो रही है। इकलौता बेटा तो वो खुद हुआ। इकलौते बेटे का बेटा मतलब कि इसके बेटे का भी बेटा है ये, है ना। ये वही इंसान है। मतलब वो खुद बोल रहा है कि सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो वो तो पिता हुआ ना। सुरेश पिता ही हुआ है, उस बालक का पिता है। मतलब ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये है बेटा इनका। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। यदि यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला बोला तो पहले मैं आपको यहाँ पर पूरी ABCD लिख के बता देता हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश मतलब कि पहला 50% भाग। देखो ऊपर भी 13 लेटर है और नीचे भी 13। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इस प्रकार से बोला गया है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, मतलब कि प्रथम अर्धांश कौन सा है? ऊपर वाला, पहला वाला। इसको विपरीत क्रम में करना है। मतलब कि आप इस प्रकार से ऐसे रिजर्व में, रिवर्स में लिखना पड़ेगा। जैसे पहले आप लिखो MLKJIHGFEDCBA, ये हमने लिख दिया। अब क्या बोला है यहाँ पर? बोला है प्रथम को तो हमने लिख दिया, लेकिन सेकंड वाला तो ऐसा ही रहेगा। आप इसको ऐसा कैसा लिखो, OPQRSTUVWXYZ, ये हमने लिख दिया। अब क्या बोला है यहाँ पर? यहाँ पर बोला है कि लिखा जाए, उसके बाद यहाँ पर बाएं से 15वां अक्षर। मतलब कि देखो जब अगर ऐसी कोई लाइन है तो ये आपका होता है लेफ़्ट, ये होता है आपका राइट। मतलब कि बाएं से, मतलब हमें यहाँ पर इस साइड से काउंटिंग करना है। बाएं से 15वां नंबर। देखो ऊपर जो हमने लिखा वो 13 तो ऑलरेडी है ही, फिर भी गिन के बता दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 15 बोला। मतलब इससे आगे 14 और एक ये 15, मतलब कि ये गोला 15वां है। मैं नीचे वाली चीज़ थोड़ा सा मिठा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जगह रहे हमारे पास। ये है 15वां। अब यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं कि ये है 15वां। ठीक, ये है 15। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बोला है कि 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है। तो इसका बायां आप किधर होगा? इसका बायां वापस इधर ही चलना होगा हमको। तो इसका बायां कितना है? 8वां। तो ये पहला हो गया एन। एन के बाद यहाँ पर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। 8वां कौन सा है? यहाँ पर है जी। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हमारा सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मतलब कि जी इज़ राइट आंसर। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। महेश की माता ने महेश से कहा, क्या कहा? मेरी माता का बेटा है जिसका पुत्र अच्युत, इसका संबंध महेश से किस प्रकार होगा, ये बताना है। देखो कहा किसने है? कहा है महेश की माता ने महेश से। मतलब कि माता ने महेश से कहा। क्या कहा माता ने? तो आप पहले माता बनाओ। महेश की माता है ना, ये माँ है। मतलब इसका बेटा कौन हो गया? महेश हो गया। ठीक है, ये हमने थोड़ा यादगार के लिए लिखा। माँ में माइनस, बेटे में प्लस लगा और आप लिख दो इसको, क्या लिखोगे? बॉय लिखोगे, क्योंकि बेटा है ना इसका। ठीक है, इसका लड़का है। क्या बोला? महेश की माता ने महेश से क्या कहा? कि मेरी माता का बेटा है। यहाँ पर महेश की माता
यहाँ आप बनाओ इनकी माँ है, इनकी माता का बेटा। अब इनका बेटा, अब इनका आप बेटा बनाओ। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप कोई भी नाम लिख दो, बी लिख दो, ठीक है। अब इसकी माँ का ये बेटा, मतलब कि ये माँ और ये बेटा, ये कौन, ये भाई भाई हो गए ना, भाई बहन हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोला, जिसका पुत्र अच्युत, मतलब इसका पुत्र कौन है, अच्युत। तो आप यहाँ पर ए लिखो, अच्युत, ठीक है। ये आप प्लस कर सकते हो क्योंकि ये बॉय है और यहाँ पर ये माँ है तो माइनस कर दो, ठीक। अब अच्युत, इस अच्युत का महेश से क्या रिश्ता है, मतलब इस अच्युत का महेश से क्या रिश्ता है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इनकी जो महेश की जो माँ है, इनकी माँ का भाई तो ये महेश का मामा हो गया ना, महेश का मामा हो गया, मतलब मामा का लड़का हो गया। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के परस्पर भाई हो सकते हैं, भाई ब्रदर होंगे, क्योंकि एक मामा का लड़का है, ठीक है, एक मामा का लड़का है और एक बुआ का लड़का है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ये बॉय है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया इस प्रकार से। 7 और 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने बजे लंबवत होगी। इसके लिए आपको तो यहाँ पर घड़ी बनाना पड़ेगी। एक छोटी सी आप घड़ी कुछ इस प्रकार बना लीजिए ताकि हम बता कर सकें कि यहाँ पर दोनों सुइयाँ कितनी बजे लंबवत होगी। मैं यहाँ पर टाइम लिख दूँ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब यहाँ पर 7 और 8 के बीच में पहले तो मैं बजाऊँगा यहाँ पे 7, तो 7 के लिए एक छोटा काटा यहाँ पे 7 बजा दी। अब लंबवत होना मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट होना, ठीक है। लंबवत होना मतलब कुछ इस प्रकार से होता है। आपको यहाँ पर करना क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट कब होगी, जब ये घड़ी की सुई यहाँ पर इस प्रकार से है तो इसके अपोजिट साइन ही कुछ इस प्रकार से जाना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से जाना चाहिए, तब जाके लंबवत होगी। यहाँ पर मतलब कि ये 2 पे आ गई है। और जब देखो, जब 7 बज रही थी उस समय, मैं ऐसा थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँ, जब 7 बज रही थी तब छोटी सुई एकदम प्रॉपर यहाँ पर 7 पे थी, ठीक है। जब यहाँ पर मिनट वाली सुई आगे बढ़ती है, मतलब कि 10 मिनट का समय हो गया है, तो 10 मिनट में ये जो कांटा है घंटे वाला, ये भी तो 10 मिनट में कुछ हिलेगा। तो ये कांटा थोड़ा सा यहाँ से हिलते हुए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब इस प्रकार से हुआ मतलब कि एक दूसरे के लंबवत हो जाता है। ये हम मान सकते हैं थोड़ा सा एक आइडिया। ये हमने एक मानक घड़ी बनाई है इसलिए ये यहाँ पर नंबर थोड़े से आगे पीछे हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि मोटा मोटा यहाँ पर 7:10 पर ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के लंबवत होती है, ठीक है। ये यहाँ पर सुई यहाँ पर थोड़ी सी आगे चले जाती है इस प्रकार से, और ये वाली सुई यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ी सी 10 मिनट आगे आ जाती है। तो 7:10 यहाँ पर ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर आप बोलो कि यहाँ पर 7:15 एक दूसरे के लंबवत है, तो बिल्कुल भी नहीं है। लंबवत का मतलब होता है कि एक दूसरे के पूरा अपोजिट। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ऑप्शन पूरी तरह से गलत है, ठीक है। विच वन इज़ इनकरेक्ट, मतलब इनमें गलत कौन सा है ये आपको बताना है। इनकरेक्ट बोला है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट के बारे में दर्शाना है। देखो यहाँ पर एक है, 4, 9, 16, 25, 37, 49। यदि आपको देखते से ही समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न क्या है, मतलब कि आपकी पढ़ाई टॉप लेवल पर चल रही है, बस आप प्रैक्टिस करते चलो। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1, 4, 9, 16, 25, 25, 37, 49, ये इस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ही है, ये 2 का वर्ग मुझे नज़र आ रहा है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, और इसी प्रकार बढ़ते चले जा रहा है, ये 5 का वर्ग। लेकिन ये तो कोई वर्ग नहीं है तो आप 37 लिखो। लेकिन ये 7 का वर्ग है, 7 7 49 हो रहा है। लेकिन 1 का क्या है, 1 का भी तो वर्ग 1 ही होता है ना। देखो 1 सही, 2 भी, 3, 4, 5, यहाँ तक सीरीज सही है। लेकिन 5 के बाद 6 होना चाहिए था, 6 का वर्ग आता तो ही 36 बनता, ये तो 37 है। और क्योंकि यहाँ पर तो 7 सही है ना, 49 हो रहा है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 37 गलत है क्योंकि यहाँ पर 36 होना था, ये इनकरेक्ट है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, जो कि 37 है, 36 होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर बोला है कि हमें यहाँ पर विषम शब्द को छांटना है, मतलब यहाँ पर कोई भी 3 शब्द एक जैसे होंगे या किसी प्रकार से संबंध रखते होंगे, उसमें एक शब्द ऐसा होगा जो उस युग्म से अलग होगा। हम नोट करते हैं कि यहाँ पर है क्या एक्चुअल में। देखो ग्लास, ये देखिए यहाँ पर है ग्लास,
हम देखते हैं कि यहाँ चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या तर्क लग रहा है। जैसे गिलास ये एक प्रकार का बर्तन है, कटोरी ये भी बर्तन का एक प्रारूप है, थाली ये भी एक प्रकार से बर्तन है, लेकिन कुर्सी कुर्सी बर्तन नहीं है। या फिर हम एक दूसरा तर्क ये भी लगा सकते हैं कि ये जो तीन चीज़ है ये रसोई में काम आने वाली चीज़ है, रसोई वाली चीज़ है, लेकिन कुर्सी रसोई में काम आने वाली चीज़ नहीं है। या फिर ये बोल दो कि ये तीनों बर्तन है और ये बर्तन की कैटेगरी में नहीं है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम क्या है ये बताइए। देखो यहाँ पर एक छोटा सा तर्क ये लगाना है कि यहाँ पर पूछा क्या गया है और हमें निकालना क्या है। यहाँ पर बोला है कि यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, मतलब कि श्याम से अधिक, जो भी श्याम है ये श्याम से अधिक धनवान कौन है, राम है। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं है जितना मोहन है, मतलब कि मोहन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो बोला है कि उतना नहीं है जितना मोहन है, मतलब कि मोहन सबसे ज़्यादा धनवान है, तो आप इसको सबसे ऊपर लिख सकते हो। फिर क्या बोला गया है कि फिर श्याम है, मतलब कि श्याम तो सबसे कम धनवान है, मतलब आप बोल सकते हो कि अगर सबसे कम धनवान का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि सबसे नीचे स्तर पर है, मतलब कि सबसे गरीब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। अब देखो एक तार्किक क्वेश्चन है, इसको सही तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो कि रविवार कौन सा दिन है। चलो एक छोटा सा प्रारूप बनाते हैं। यहाँ पर बोला है कि बीते कल से पहले, मतलब कि ये हमारा आज है, आज है, अब ये है कल, बीता हुआ कल। ठीक है, ये बीता हुआ कल है। इस बीते हुए कल से पहले कौन सा दिन था, यहाँ पर था बुधवार, तो आप लिख दो आराम से, ये बुधवार था, बीते कल से पहले वाला दिन बुधवार था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा गुरु और यहाँ पर होगा शुक्र। ठीक है, यहाँ हम शुक्र तक आ गए जो कि हमारा आज का दिन है। अब हम आज तक तो पहुँच गए कि आज है शुक्रवार, लेकिन आज के बाद आने वाला जो कल है, हम यहाँ पर कल लिख रहे हैं, ये है कल। अब कल है तो कल कौन सा दिन होगा, कल होगा हमारा यहाँ पर, इसके बाद होगा शनिवार। आप लिखो शनिवार, और शनिवार के बाद कल के बाद आने वाला और कल, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में परसों। ठीक है, तो परसों भविष्य की बात है, तो यहाँ पर शनिवार के बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा रविवार। मतलब कि कल आज है, आज के कल का भी अगला दिन, मतलब कि आने वाले कल का भी अगला दिन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। जिस प्रकार मछली जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। अब देखो मैं एक छोटी सी हिंट दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ तो बिल्कुल आपको भी रिस्पॉन्स करना है, तभी तो हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन बना रहेगा। देखो जिस प्रकार मछली जल से संबंधित है, मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मछली अपना जीवन काल जल में व्यतीत करती है, उसी प्रकार यहाँ पर चिड़िया अपना जीवन काल कहाँ व्यतीत करती है ये आपको निकालना है, और ये आपका होमवर्क रहेगा। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न रहेगा तो मैं आपका यही वाला क्वेश्चन अगले वीडियो में इसका आंसर दे दूँगा। जिस प्रकार उड़ना वायु से संबंधित है उसी प्रकार तैरना किससे संबंधित होगा, ये आपको निकालना है। कभी कभी एग्जामिनर इजी क्वेश्चन भी देता है, ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन टफ हो या फिर हम कर ना पाए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा एक्साइटमेंट में उन क्वेश्चंस भी गलत को कराते हैं, उन क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं, और उसके बाद में हमें पता चलता है कि यह क्वेश्चन इतना इजी था। तो कभी कभी आप क्वेश्चन को बड़ी शांति से पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि हमें वहाँ पर समय कम मिलता है और हड़बड़ी ज़्यादा हो जाती है। जिस प्रकार उड़ना वायु में होता है उसी प्रकार तैरना यहाँ पर किस में होगा, आग में, पृथ्वी में, हवा में या जल में। जल में होता है तैरना। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। देखो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में ऐसा कोई भी सिंगल टाइप नहीं रहेगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया और हमने अपनी सीरीज़ में कवर अप नहीं किया। यदि आप इस सीरीज़ के साथ प्रैक्टिस सेट ज़्यादा, यदि आप इस रीजनिंग की सीरीज़ के साथ जुड़ चुके हैं तो यकीन मानना आपको ऐसा किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, या फिर ऐसा किसी प्रकार का कोई टाइप नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता हो। बशर्ते आप इस सीरीज़ के साथ पूरी तरह से कनेक्ट रहना और हर क्वेश्चन को सोल्व करना।
यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जो नीचे लिखा है आप इसके माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं और जैसे ही समय मिलता है तो कोई भी बच्चा या फिर हम भी इसका रिप्लाई बिल्कुल करेंगे और यहाँ पर कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। शब्द पाठ के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। देखो ये एक एडवांस क्वेश्चन है रीजनिंग का। यहाँ पर क्या बोला गया है, पाठ मतलब कि PATS कितने अक्षर हैं, 4 है। और अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि इन अक्षरों को अलग अलग कितनी बार क्रमबद्ध तरीके से लिखा जा सकता है या उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उनके डिजिट को काउंट करो। कितने डिजिट हैं, ये है 4 डिजिट। बस आप इसका फैक्टोरियल निकाल दो। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो यहाँ पर डिजिट लिखा है 4, इसको आप खोलते जाओ। 4 किया, गुणा 3 किया, गुणा 2 किया, गुणा 1 किया। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता तब तक इस फैक्टोरियल को ओपन करना है। बस आप इसका काउंट कर लो। यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 दूना 6 और 6 चौक 24, 24 एकम 24, मतलब कि आपका सही उत्तर क्या है, 24। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो ये एक तार्किक क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको खुद से अपने रिश्तेदारों को इमेजिन करना होता है, तब जाकर हम इसको बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके मैप को बनाते हैं। यहाँ पर बोला है रवीना दिनेश की पत्नी है, तो आपने यहाँ पर दिनेश लिखा और दिनेश की पत्नी कौन है, यहाँ पर रवीना है, तो ये है वाइफ। आप लिखो वाइफ और माइनस लगाओ, दिनेश पुरुष है, प्लस लगाओ। ठीक है, फिर क्या बोला है कि मोहन और प्रभु भाई है, मोहन और प्रभु भाई है, तो आप यहाँ पर बनाओ मोहन और प्रभु, आप लिखो पी। प्रभु क्या है, भाई भाई है, तो आप पुरुष में पहले प्लस लगाओ और भाई भाई में इस प्रकार से एरो लगा सकते हैं। फिर क्या बोला है, मोहन दिनेश का भाई है, मतलब कि ये मोहन अगर दिनेश का भाई है, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली ये तीनों क्या है, भाई भाई है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये ब्रदर है, तो ये तीनों ही ब्रदर हुए। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिखो इस प्रकार से, ये तीनों भाई भाई हुए। फिर क्या बोला कि प्रभु का रवीना से क्या रिश्ता है, तो इस यहाँ पर ये जो प्रभु है, इस प्रभु का रवीना से क्या रिश्ता है, तो ये जो व्यक्ति है पी, ये डी का भाई है, मतलब भाई की वाइफ, मतलब कि इनकी भाभी जी हुई है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। प्रभु का रवीना से क्या संबंध है, तो प्रभु यहाँ पर इसको भाभी जी बोलेगा, आप यहाँ पे लिख दो। और यहाँ पर ये जो रवीना है, ये इनको देवर बोलेंगे, देवर बोल सकते हैं, जेठ बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देवर लिखो, देवर, या फिर आप जेठ भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर रिलेशन बनेगा। एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है, तो उसी कोड में पेयर को कैसे लिखेंगे ये हमें बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर इनके डिजिट कोड को निकालना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा है RALE, ठीक है, यहाँ पर RAIL लिखा है, तो इसका नंबर क्या है, 5796। यहाँ पर टेप का TAPE, इसका कोड क्या है, 3748। ठीक है, अब बोला क्या है, पेयर, PAIR, इसका कोड आपको निकालना है। P का क्या होगा, देखो P का 4 होगा, आप 4 लिखो यहाँ पर, आप 4 लिखो यहाँ पर। अब 4 कहाँ कहाँ है, सिर्फ 2 जगह है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, आप यहाँ पर सिर्फ सेकेंड वाला निकालो, सेकेंड लास्ट का, क्योंकि तीनों ही मैच हो रहे हैं, सेकेंड लास्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या आएगा, आई का यहाँ पर आएगा 9। बस आप देखो ये कहाँ मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है ऑप्शन ए में, मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी मत करो, हमें एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का राइट आंसर क्लिक करके आगे निकलना है। इस प्रकार से आप इस सीरीज़ के माध्यम से हर एक टाइप को कवर कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। ऐसा कोई भी सिंगल टाइप नहीं रहेगा जो इस सीरीज़ से बाहर होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग, आप होंगे कामयाब।